नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए हिंदी साहित्य एवं व्याकरण की प्रैक्टिस करेंगे। यह क्लास जो है क्लास 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12th के लिए भी उपयोगी है। क्लास को पूरा देखिएगा और जितने भी प्रश्न हैं इनको कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप सही कर पाएँ। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, अज्ञेय या मुक्तिबोध? फटाफट अपने उत्तर कमेंट में देते रहिए। मैं पूरी क्लास को देखती रहती हूँ, अवलोकन करती रहती हूँ। तार सप्तक के संपादक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया था, संपादन किया था। कब किया था? 1943 में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1877 ईस्वी में या 1882 ईस्वी में या 1872 में या 1887 में? परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1882 ईस्वी में परीक्षा गुरु जो है यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था 25 नवंबर 1882 को। इसके लेखक थे लाला श्रीनिवास दास और यह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालमुकुंद गुप्त? शुरुआत में मैंने कुछ हल्के प्रश्न दिए हैं ताकि आपका वार्म अप हो जाए और अच्छी तरीके से आप क्लास में रम जाएं। आपको बताना है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। प्रारंभ में 1900 ईस्वी से लेकर के 1903 ईस्वी तक इसके संपादक जो थे वो चिंतामणि घोष थे और 1903 से लेकर के 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु परसा राम गुण गाया। यह पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत से, रामचरितमानस से, कबीर परिचय की हैं या बीजक से हैं? यह पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु परसा राम गुण गाया। तो यह पंक्तियां जो है कबीर की परिचय से ली गई हैं। कबीर की परिचय में आध्यात्मिक चमत्कारों का उल्लेख किया गया है जो कि कबीर द्वारा किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? कुंतक की, मम्मट की, भट्टलोलट की या भट्टतौत की? आपको बताना है कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है। सही उत्तर हो जाएगा इसका श्री भट्टतौत की पंक्तियां हैं। यह श्री भट्टतौत का कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छोटा दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम किसकी रचना है? भास की, कालिदास की, श्रीहर्ष की या भारवी की? नैषधीय चरितम किसकी रचना है? सही उत्तर है श्रीहर्ष की। श्रीहर्ष का यह एक महाकाव्य है। यह ग्रंथ श्रृंगार रस का प्रधान महाकाव्य यानी इस महाकाव्य में श्रृंगार रस प्रधान है और इसमें सर्गों की संख्या जो है वह 22 है। 22 सर्गों में रचा गया है। यह महाभारत के नलोपाख्यान का उपजीव्य है यानी उसको आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें जो है नल दमयंती के प्रणय का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सर्गों को ध्यान दीजिएगा कि इसमें 22 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या, झूठा सच या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका कब तक पुकारूं। यह रांगी राघव का उपन्यास है। कब प्रकाशित हुआ था? यह 1957 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कर्नट जाति के जीवन का वर्णन किया गया है।
जबकि दादा कामरेड की बात करें, दिव्या की बात करें और झूठा सच की बात करें तो ये सभी जो है यशपाल के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? ठीक है, नागरी पचाड़ी पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, प्रताप पत्रिका, सुदर्शन पत्रिका या इनमें से कोई दो। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसके जवाब पहले आप कमेंट में बताइए। इसका सही उत्तर है नागरी प्रचारी पत्रिका के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? नाभादास के, तुलसीदास के, केशवदास के या मल्लुकदास के? विज्ञान गीता किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका केशवदास। विज्ञान गीता जो है केशवदास की रचना है। विज्ञान गीता में केशवदास ने वैराग्य से संबंधित भावनाओं को व्यक्त किया है। केशवदास की जो अन्य 9 रचनाएं प्रमाणित मानी जाती हैं वे इस तरह हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नखशिख, छंदमाला, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित है, रामचंद्रिका है, जहांगीर जस चंद्रिका है, रतन बावनी है। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली से, जबलपुर से, कोलकाता से, इलाहाबाद से या इनमें से कोई नहीं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको ज़्यादातर प्रश्न पत्र पत्रिकाओं से संबंधित मिलेंगे, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पत्र पत्रिकाओं के सम्मिलित किए हैं। विशाल भारत पत्र जो है वह एक दैनिक पत्र था, हिंदी का दैनिक पत्र था, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था। तो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके प्रथम संपादक की, तो इसके प्रथम संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी। ध्यान दीजिएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। ठीक है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। इन्होंने इसका संपादन 1928 से लेकर के 1937 तक किया था। संपादन का कार्य इन्होंने 1928 में शुरू किया था और 1937 में इन्होंने खत्म किया था, यानी कि इसको छोड़ दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता, विशाल भारत कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संपादक तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे? नेशनल हेराल्ड, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स या डेक्कन हेराल्ड? यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, नया प्रश्न है, तो आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आप इसके उत्तर कमेंट में बताइए। इसका सही उत्तर है नेशनल हेराल्ड। दिल्ली व लखनऊ से यह प्रकाशित होता था, अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसके संस्थापक और निदेशक मंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी स्थापना 9 सितंबर 1938 को हुई थी। ठीक है, तो यह बीपीएससी के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए थे और आपको अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करनी है, प्रैक्टिस करनी है खास तौर पर, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। अगला प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? इलाहाबाद से, लखनऊ से, दिल्ली से, कोलकाता से या इनमें से कोई नहीं? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली या कोलकाता? इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद से नई पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। वर्ष 1954 से आज तक की कविता को हिंदी काव्य जगत में नई कविता के नाम से जाना जाता है। नई जो शब्द है, नई शब्द, यह हिंदी कविता के क्षेत्र में सन 1950 के आसपास प्रयोगवाद के विरुद्ध आंदोलन का द्योतक माना जाता है और 1954 में, ध्यान रखिएगा, 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा इलाहाबाद से नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। कुल 50 प्रश्न हैं इस प्रैक्टिस सेट में, तो क्लास को पूरा देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समन्वय, माधुरी या इनमें से कोई दो? ये सभी पत्रिकाएं जो हैं हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और आपको बताना है
कि इसमें से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप। इसका संबंध इलाहाबाद से था। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संपादन 1877 में इलाहाबाद से आरंभ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? बनारस, दिल्ली, लखनऊ, जबलपुर या इलाहाबाद? तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? सही उत्तर है इसका लखनऊ से। तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक थे अखिलेश जी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, फटाफट करते हैं क्योंकि बहुत कम समय रह गया है आपकी तैयारी के लिए। तो अब ज़्यादातर जो है यूट्यूब पर अपना समय मत बिताइए, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए आप अपने यूट्यूब पर आइए, बाकी अपनी तैयारी अपनी किताबों से भी कीजिए, सेल्फ स्टडी भी खूब कीजिए। प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस, मिर्जापुर, लखनऊ, इलाहाबाद या कानपुर? जब भी आप बीपीएससी के पिछले पैटर्न को देखेंगे तो उसमें परीक्षाओं में 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। 3 ऑप्शन जो हैं प्रश्न से संबंधित रहेंगे और 4 और 5वां ऑप्शन जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से 2, इस तरह से। आपको बताना है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर से। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा इसका संपादन मिर्जापुर से किया गया था। कब किया गया था? 1881 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यारों का यार, एक लड़की, कलिकथा वाया बाईपास, कितना बड़ा झूठ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कलिकथा वाया बाईपास। इस रचना पर इन्हें सन 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का क्या नाम है? आपकी हंसी, रेहन पर रघु, विनायक, मिलजुल मन या इनमें से कोई नहीं? 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता रहे थे उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह। आपको बताना है कि किस उपन्यास पर इन्हें यह पुरस्कार मिला था। सही उत्तर है इसका विनायक। विनायक उपन्यास पर इन्हें 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बात करें आपकी हंसी की तो यह रामदरस मिश्र की रचना है। रेहन पर रघु जो है काशीनाथ सिंह की रचना है और मिलजुल मन जो है मृदुला गर्ग की रचना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, महादेव वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, सेकसरिया पुरस्कार, द्विवेदी पदक पुरस्कार, भारत भारती सम्मान या इनमें से कोई 2? सही उत्तर अपने कमेंट में देते रहिए आप लोग। सही उत्तर है इसका सेकसरिया पुरस्कार। महादेव वर्मा को नीरजा काव्य संग्रह के लिए सन 1934 में सेकसरिया पुरस्कार, 34 ईस्वी में सेकसरिया पुरस्कार दिया गया था और यामा काव्य संग्रह के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? प्रेमचंद की, रामदरस मिश्र की, नरेंद्र कोहली की, नरेश मेहता की या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है ना भूतो ना भविष्यति, जिसे व्यास सम्मान भी मिल चुका है, यह किसका उपन्यास है? सही उत्तर है नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली का यह उपन्यास है जिसे व्यास पुरस्कार सम्मान मिला था। कब मिला था? तो यह मिला था 2012 में। ठीक है, और इनकी अन्य रचनाएं जो पूछी जाती हैं वो है आतंक, दीक्षा, संघर्ष की ओर तो बहुत बार पूछी गई है, अंतराल है, युद्ध है, महासमर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है,
हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तुलसीदास को, विष्णु प्रभाकर को, रामविलास शर्मा को, रामचंद्र शुक्ल को, या इनमें से किसी दो को संयुक्त रूप से? हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? सही उत्तर है इसका डॉक्टर रामविलास शर्मा को हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। कब दिया गया था? 1986 और 87 के बीच में दिया गया था। ठीक है, तो समय भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 है। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। पुरस्कार से संबंधित प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को जो है सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आप सभी जानते हैं कि यह किसकी रचना है। यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की काव्य रचना है। आपको बताना है इस रचना को कौन सा पुरस्कार मिला है? देव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1979 में मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्तिबोध रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सरस्वती सम्मान, माफ करिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक या इनमें से कोई नहीं। मुक्तिबोध रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर है 1966 में इन्हें इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है। सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान दिया गया था? सात समंदर पार, डायन, जंगल जहां शुरू होता है, ऑपरेशन जोनाकी। सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था? सही उत्तर है इसका जंगल जहां शुरू होता है। इस रचना के लिए इन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 है। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? चित्रा मुदगल को, असगर वजाहत को, इंदिरा डांगी को या मनोज कुमार पांडे को? ये सभी जो हैं एकदम आधुनिक रचनाकार और उससे संबंधित सम्मान हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर है इंदिरा डांगी को। यहाँ पर इंदिरा नहीं है, इंदिरा है, ठीक है। तो इंदिरा डांगी को उनकी कहानी शुक्रिया इमरान साहब के लिए यह 17वां रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 2013 में किया गया था। तो यह बहुत नई रचना है, इसको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी मिल चुका है 2015 में, और भारतीय ज्ञानपीठ नव लेखन अनुशंसा पुरस्कार भी मिल चुका है 2013 में ही। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री रही हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। यह जो भी आधुनिक रचनाकार पूछे जाएं तो उसमें इंदिरा डांगी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या इनमें से कोई दो? सही उत्तर है इसका साहित्य अकादमी पुरस्कार। मिलजुल मन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सन 2013 में। मृदुला गर्ग का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? मुल्कराज आनंद को, रविंद्रनाथ टैगोर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को या इनमें से किसी को भी नहीं? सही उत्तर है
रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर एक बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार और चित्रकार थे, यानी यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1919 में, ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, गोली कांड, उसकी निंदा करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि को ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था और 1914 में जॉर्ज विलियम पंचम ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। उन्होंने राष्ट्रगान की रचना की। गीतांजलि के लिए इन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस रचना के लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। तो ये सभी बातें जानने के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप जब बिहार में परीक्षा की टीजीटी या पीजीटी या 6 से 8 जो है उसके लिए एग्ज़ाम देंगे, तो जनरल पेपर भी होगा जिसमें से हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आप इसमें से आप ले सकते हैं तथ्यों को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से होते हैं? कौन से शब्द होते हैं? समुच्चयवाचक, सर्वनाम, संबंध सूचक या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा समुच्चयवाचक। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो है समुच्चयवाचक शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टीकाकार, माफ करिएगा, ये टीकाकार है। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 4 सर्गों पर, 6 सर्गों पर, 8 सर्गों पर, 10 सर्गों पर या 6 और 8 दोनों सर्गों पर? सही उत्तर है इसका 8 सर्गों पर। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी, क्योंकि आगे के सर्ग संभवतः उन्हें उपलब्ध नहीं थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, विधा की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियां रेखा चित्र और शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त या इनमें से एक से अधिक सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त। यह यात्रा वृत्त नहीं है, यह शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित निबंध संग्रह है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर केंद्रित है। अत्र कुशलम तत्रास्तु की बात करें तो रामविलास शर्मा तथा अमृतलाल नागर का पत्र साहित्य है। यह अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है, जिसके लेखक जो हैं रामविलास शर्मा हैं, और व्यक्तित्व की झांकियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु का रेखा चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व और अक्रमत्व। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इसमें कौन सा दोष है? सही उत्तर हो जाएगा पुनरुक्त, क्योंकि जगत और जहान दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पर पुनरुक्त वदाभास या पुनरुक्त दोष काव्य दोष है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त दोध विधायिनी स्फुरंती सत्व और बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, उक्त कथन किस विद्वान का है? मम्मट का, बागभट्ट का, रुद्रट का या विश्वनाथ का? सही उत्तर है इसका प्रस्तुत कथन जो है आचार्य वाग्भट्ट का है। और वाग्भट्ट के अनुसार बहुज्ञता तथा प्रतिभा काव्य के मूल हेतु हैं। इन्होंने काव्य हेतु की परिभाषा दी है कि बहुज्ञता और प्रतिभा काव्य के मूल हेतु हैं। बहुज्ञता काव्य का मूल हेतु है, यही काव्य के निर्माण का साधन भी है। इसके पश्चात प्रतिभा आती है और प्रतिभा के बिना काव्य संभव नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 84 वैष्णवन की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल और मालवीय जी के साथ 30 दिन या इनमें से एक से अधिक? कौन जो है इसमें से जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा बसेरे से दूर। यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का एक भाग है। इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी थी।
जिसका पहला भाग था क्या बोलूं का याद करूं, दूसरा भाग था नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा भाग था बसेरे से दूर और चौथा भाग था 10 द्वार से सोपान तक। 84 वैष्णवन की वार्ता जो है गोकुलनाथ की रचना है, जिसमें 84 संत कवियों को का वर्णन मिलता है और भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, तरु रिपु रिपुधर रेखी के विरहनी तीय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? शुद्ध संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, क्लिष्टत्व या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है। सही उत्तर हो जाएगा इसका क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष कहाँ होता है? जहाँ अर्थ समझने में कठिनाई हो और शाब्दिक चमत्कारों का प्रयोग किया गया हो, वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होता है और उसे समझने के लिए हमें काव्य शास्त्रीय अर्थों को देखना पड़ता है। और इसमें जो है मेघ के लिए यह शब्द आया है, तरु रिपु रिपु घर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य यह है यानी जिसका अर्थ यह है कि वृक्ष के शत्रु, तरु रिपु यानी वृक्ष के शत्रु यानी कि अग्नि, ठीक है, और अग्नि का शत्रु जल, रिपु धर, ठीक है, और उस जल को धारण करने वाला, ठीक है, यानी कि बादल, उसे देख करके विरहनी जो है और भी ज्यादा अकुला रही है यानी कि दुखी हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या इनमें से कोई नहीं। चित्त में जो तेज और स्फूर्ति का संचार करेगा वो कौन करेगा? वह करेगा ओज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओज गुण। ओज गुण के कारण ही काव्य में स्फूर्ति का संचार होता है। जब भी हम ऐसी कविता को पढ़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारे अंदर जो है उत्साह का भाव आ जाता है। तो ऐसी कविता जो है ओज गुण से संपन्न कहलाती है। ओज गुण में अधिकतर ट, ठ, प, फ आदि कठोर वर्णों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा माधुर्य गुण। इन पंक्तियों में माधुर्य गुण है। माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता या मिठास, और काव्य में मिठास मधुर वर्णों के प्रयोग से आती है। जब भी कोमल वर्ण या अक्षरों का प्रयोग किया जाए तो वह काव्य मधुर हो जाता है और उनमें प्रकट किया गया अर्थ भी भावपूर्ण और कविता में माधुर्यता आ जाती है। काव्य का वह गुण जो चित्त को, हृदय को जो है द्रवित करे और आनंद से भर दे, वहां पर जो है माधुर्य गुण होता है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका इनमें से कौन सी है? आजकल, गवेषणा, गगनांचल, भाषा और इनमें से कोई दो। यहाँ से आपको जो है पत्र पत्रिकाओं के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा सबसे पुरानी प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है गवेषणा। ठीक है, यह आगरा से प्रकाशित होती थी और 1962-63 के दौरान यह आरंभ की गई थी। इसका प्रथम अंक जो है जनवरी 1963 में प्रकाशित हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38 है, भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता, बनारस, मेरठ, वृंदावन या इलाहाबाद? सही उत्तर हो जाएगा बनारस से। भारतेंदु पत्र बनारस से प्रकाशित होता था। यह भारतेंदु जी की स्मृति में निकाला गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे माना जाता है? मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, महात्मा गांधी, काका कालेलकर या ए और सी दोनों? इनमें से हिंदी का प्रहरी किसे माना जाता है? सही उत्तर है इसका पुरुषोत्तम दास टंडन। इन्हें हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। एक और बात इनके बारे में याद रखिएगा जो कि आप जनरल पेपर के लिए याद रख सकते हैं कि 1961 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है? परशुराम चतुर्वेदी, अडविल अंडरहीन, रविंद्रनाथ टैगोर, चिति मोहन सेन या इनमें से कोई नहीं।
100 पोएम्स ऑफ कबीर। पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है? सही उत्तर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 है, विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? मैथिली, बघेली, मराठी, मगही या इनमें से एक से अधिक? विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका मैथिली। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, तो वह थे विद्यापति। अगला प्रश्न है कि गगनांचल हिंदी पत्रिका की प्रकाशक संस्था कौन सी है? प्रकाशक संस्थाओं को भी आप लोग याद रखिएगा। गगनांचल पत्रिका जो है वह किस प्रकाशक संस्था द्वारा प्रकाशित होती थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 है, नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? I.R. रिचर्ड ने, स्पिंगार ने, नॉर्थ फ्राइप ने या स्पेंगलर ने? नई समीक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही उत्तर है स्पेंगार ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 44 है, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, साहित्य अकादमी या भारतीय ज्ञानपीठ? सही उत्तर है इसका साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी द्वारा भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 है, समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा होता है? साहित्य अकादमी द्वारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, प्रकाशन विभाग द्वारा या हिंदी अकादमी द्वारा? समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा होता है? सही उत्तर है साहित्य अकादमी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वागर्थ पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित होती है? भारतीय भाषा परिषद द्वारा, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा? सही उत्तर है भारतीय भाषा परिषद। वागार्थ पत्रिका जो है भारतीय भाषा परिषद द्वारा प्रकाशित की जाती है। प्रश्न संख्या 47 है, खड़ग विलास प्रेस इसमें से किस स्थान से संबंधित है? दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, पटना या इनमें से एक से अधिक? सही उत्तर है खड़ग विलास प्रेस पटना से संबंधित है, यह पटना में स्थित है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक सत्य हरिश्चंद्र इसी प्रेस से छपा था। तो आप जब बिहार की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह पटना से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 है, क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? दिल्ली से, वाराणसी से, कानपुर से, इलाहाबाद से या कोलकाता से? सही उत्तर है इलाहाबाद से। क ख ग पत्रिका का प्रकाशन जो है इलाहाबाद से होता था। 1963 में शुरू हुआ था और लक्ष्मीकांत वर्मा और राम स्वरूप चतुर्वेदी उस वक्त इसके संपादक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 49 है, आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, द्विमासिक है या मासिक है? आलोचना पत्रिका किस तरह की पत्रिका थी? सही उत्तर है इसका त्रैमासिक। आलोचना पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन जो है 1951 में आरंभ हुआ था और उस वक्त इसके संपादक जो थे वह शिवदान सिंह चौहान थे। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, आगे की क्लासेस में जो है 80 प्रश्नों के साथ जो भी संपूर्ण सिलेबस है पूरा साहित्य और व्याकरण सभी को कंप्लीट पिछले वर्षों के आधार पर जो भी वीपीएससी के पिछले परीक्षाएं हुई हैं उससे संबंधित जिस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जा रहे हैं उसी तरह के प्रैक्टिस सेट को मैं अगले प्रैक्टिस में कराने की कोशिश करूंगी।
प्रश्न है, आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा होता है? प्रकाशन विभाग द्वारा, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा, भारतीय भाषा परिषद द्वारा या भारतीय संस्कृति परिषद द्वारा। और इसका सही उत्तर है आजकल भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें हिंदी एवं उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं मिलती हैं। यह पत्रिका प्रकाशन विभाग पटियाला हाउस नई दिल्ली से प्रकाशित होती है, आजकल जो पत्रिका है। तो आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिए, काफ़ी कम समय रह गया है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए क्लासेस ला सकूँ। धन्यवाद।